नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और लोक भारती संयुक्त रूप से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सहबोज कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, उस पर अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी की चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रही हो या फिर प्रदेश कार्य समिति की, दोनों ही बैठकों में मोटे अनाज को लेकर संगोष्ठी और सहबोज कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए थे। मोटे अनाज को लेकर के अब यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से, भाजपा किसान मोर्चे की तरफ से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल होने जा रहे हैं। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा शुरू हो रहा है। आज वे नेपाल से लाई जा रही शिला का पूजन करेंगे और विधि विधान से रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। नेपाल के कालीगंज की नदी से मिली 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम पत्थर की 2 देवशिलाओं को अयोध्या पहुंचाने से पहले गोरखपुर में भव्य स्वागत होगा। ये शिलाएं आज गोरखपुर पहुंचेंगी। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा। जानकारों के अनुसार इसी से भगवान श्री राम के बालेश्वर ऊपर माता सीता के विग्रह का निर्माण किया जाएगा। कल यानी 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बठट के पिपरी में निर्माणाधीन महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। शिलाओं से बनेगी भगवान राम की मूर्ति। आज शालिग्राम का पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होने जा रहा है। गोरखपुर में आज सीएम योगी शिलाओं का पूजन करेंगे। विधि विधान के साथ पूजा पाठ यहां किया जाएगा। अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। विधि विधान के साथ गोरखपुर में पूजा की जाएगी शालिग्राम की, जो कि नेपाल से लाई गई है, जिससे भगवान राम की मूर्ति को बनाया जाएगा। भगवान राम और मां सीता को शिला से बनी मूर्ति, जिसका विधि विधान से आज पूजन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। नेपाल से लाई जा रही दोनों शिला आज बिहार के मधुबनी से होते हुए सुबह 9 से 10 बजे के बीच कुशीनगर की सीमा में प्रवेश करेगी। NH 28 के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के रास्ते आने वाली दोनों शिला खंडों के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। इससे पहले कल पवित्र शालिग्राम की शिलाखंडों के स्वागत के लिए जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए डीएम और एसपी ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। स्थानीय थाना की पुलिस के अलावा जिले के अन्य थानों की पुलिस भी सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर तैनात कर दी गई है। टोल प्लाजा पर मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। दिन में करीब 11:30 बजे कुशीनगर के परिसर में भी शालिग्राम शिलाखंडों का पूजा अर्चन होना है। सुबह 9 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे ये शिलाएं और शिलाखंडों के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं। और भक्तों को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। शिलाग्राम की पूजा को लेकर के नेपाल से लाई जा रही शिला कुशीनगर 9 से 10 बजे के बीच पहुंचेगी। खबरों में आगे रुक करेंगे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी करेंगे और उसे संबोधित किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू होगा और इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होने वाली है। आपको बता दें, विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, चीन के साथ सीमा विवाद, जोशीमठ संघीय ढांचे पर हमला, न्यायपालिका विधायिका के जारी विवाद,
जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। तो विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साथ ही एमएसपी को लेकर, कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है। 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण जो कि चलने वाला है, 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दूसरा चरण यहां पर चलेगा। विपक्ष की कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी है। तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ हुए चीना विवाद को लेकर के विपक्ष अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की आज घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। इससे पहले रविवार को घोषित की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वेस्ट यूपी का दबदबा यहां पर दिखाई दिया। मुरादाबाद मंडल पर पद पाने वालों में अव्वल रहा। मेरठ और सहारनपुर मंडल को भी खासी तरजीह यहां पर दी गई। पद बांटने के बाद बनने वाले संभावित नए सियासी समीकरण से बीजेपी की टेंशन हालांकि बढ़ सकती है। सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 63 पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं। कार्यकारिणी में सर्वाधिक 21 सदस्य हैं। वहीं 14 राष्ट्रीय महासचिव और 20 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले घोषित कार्यकारिणी में मुरादाबाद मंडल को खास तौर पर तरजीह यहां पर दी गई है। तो प्रदेश कार्यकारिणी में भी नए चेहरे अब दिख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान आज संभव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को ही यहां ऐलान हो चुका है और अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी नए चेहरे यहां दिख सकते हैं, ऐसे कयास अब लग रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी अब नए चेहरों को जगह मिलती हुई नजर आ रही है। रामचरितमानस पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा एमएलए डॉक्टर आरके वर्मा ने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि तुलसीराम दास को पाठ्यक्रम से हटाए जाने की मांग उठा दी है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे, जिनकी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां जो संविधान विरोधी है, उससे आज का पिछड़ा, अनुचित सूचित और वही महिला और संत समाज अपमानित होता है। सपा विधायक ने यहां पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का एक तरीके से समर्थन करा है। ट्वीट करके तुलसीदास पर यहां पर उन्होंने उनके पाठ्यक्रम को हटाए जाने की मांग कर दी है। इस ट्वीट के जरिए तुलसीदास और गैर बराबरी की मानसिकता से प्रेरित थे, ये ट्वीट किया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर आरके वर्मा का ये ट्वीट। तो समाजवादी पार्टी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर, अब एक और नेता ने अपना विवादित बयान तुलसीदास को लेकर यहां पर दिया है। कह रहे हैं कि तुलसीदास को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस का वो सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चौपाइयों पर अब भी उनको आपत्ति है, जिसमें महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को लेकर टिप्पणी की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में उन पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के ऐलान पर उन्होंने कहा कि अगर वह इतने बड़े ही संत महंत हैं, तो श्राप देकर ही उन्हें क्यों नहीं भस्म कर देते। इससे उनका 21 लाख रुपया भी बच जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कभी किसी ग्रंथ का अपमान नहीं किया। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सवर्ण बिरादरी के शामिल करने के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव शूद्र बिरादरी के हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये एक और ट्वीट यहाँ पर किया गया है। मैं रामचरितमानस का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ चौपाइयों पर मुझे आपत्ति है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यदि किसी पुस्तक के किसी अंश से कुछ वर्ग विशेष, जाति विशेष और समूह विशेष पर जाति सूचक शब्दों को कहते हुए नीच कहना, प्रताड़ित किए जाने की बात करना, अपमान किए जाने की बात करना, ये जो आपत्तिजनक कुछ शब्द हैं उनको हटाने की मांग है। रामचरितमानस लोगों की आस्था का केंद्र है, उस पर हमें कोई चोट करने की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा मनसा ऐसा है। और अब बात लखनऊ में हुए अलाया अपार्टमेंट हादसे की।
लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट हादसे पर टीम गठित कर दी गई है और ये टीम आज सुबह 10:30 बजे पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए पहुंचेगी। आपको बता दें कि 24 जनवरी की शाम में लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में हुए हादसे से लोगों के दिल दहल गए थे। हादसे को लेकर लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने एक जांच टीम गठित की थी। गठित जांच समिति आज प्रभावित परिवारों का बयान दर्ज करेगी, उनके पास पहुंचेगी और टीम की अध्यक्षता मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब खुद कर रही हैं। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब आज प्रभावित परिवारों के पक्ष को सुनने पहुंचेंगी और फिर इस बिल्डिंग से जुड़ी 2009 से पूरी पत्रावलियां निकालकर जांच समिति के सामने रखी जाएंगी। कब से लेकर के इस पूरे मामले में किस तरीके से जो अवैध बिल्डिंग को खड़ा किया गया, एक कागजात अब जुटाए जाएंगे। 2009 से जुड़े हुए सभी कागजातों को यहाँ पर जुटाया जाएगा और जो समिति जांच कर रखी है उनके सामने अब रखा जाएगा। इस पूरे मामले में आज जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, उनका बयान भी आज दर्ज किया जाएगा। और अब खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा में पूरा जिला प्रशासन G20 की तैयारियों में जुटी हुई है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और पूरे आगरा जोन को 5 सेक्टरों में बांटकर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की मार्किंग कर दी गई है, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए होटलों में भी अस्थायी अस्पताल के इंतजाम वहां पे कर दिए गए हैं। G20 की तैयारी जारी है। आगरा में बड़े मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। G20 से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 5 भागों में सभी अस्पताल को चिन्हित यहां कर दिया गया है। उसके आधार पर हम लोग ने चिकित्सालय चिन्हित कर लिए हैं और उसमें निजी चिकित्सालय भी शामिल हैं और सरकारी चिकित्सालयों में हम लोग ने ICU के बेड्स और वार्ड्स रिजर्व कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त जिन होटलों में हमारे सम्मानित अतिथि आएंगे वहाँ पे भी स्थायी चिकित्सालय के साथ वहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जोन को 5 सेक्टरों में बांटा जा रहा है, जिसमें हमारे लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारी उसके इंचार्ज रहेंगे विद इंडिपेंडेंट डेट के साथ। सारी जगह एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ALS एम्बुलेंस उसके लिए भी हम लोग ने जहाँ पे चिकित्सालय रहेंगे सभी जगह ALS की उपलब्धता रहेगी। खबरों में आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरे पर हैं वो। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। कल भी दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में दोनों राज्यों के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी से मुलाकात की है उनके आवास पर पहुंचकर और सीएम योगी के साथ उनकी बैठक भी होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा उनके साथ की जाएगी इस बैठक के दौरान। इसके बाद उनके कार्यक्रम भी तय हैं। ब्रजेश पाठक के उनकी बेटी की शादी में भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड में भाजपा की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक के दूसरे दिन सीएम धामी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा निर्धारित समय से ही शुरू होगी, इसके लिए पहले से ज्यादा तैयारी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर किसी कंफ्यूजन में ना रखें और इस पर सियासत प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो उत्तराखंड में कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें सीएम धामी पहुंचे हुए थे। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहे और 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि तैयारियां पूरी हैं, पहले से ज्यादा तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात है उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन सीएम धामी ने यहां साफ कर दिया कि तैयारियां पूरी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जाता है। देश के अंदर एक लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। वह संदेह भी हमारी कार्य समिति के माध्यम से दूर करने का संकल्प लिया गया है कि हम 4 धाम यात्रा को पूर्व की भांति, जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी 4 धाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था कि इतने 2 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने उस यात्रा में भाग लिया। इस और पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ होनी है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम और समाज को हौसला एवं हिम्मत देने का काम भी
हमारे संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जहां एक तरफ तो वो आते हैं, उनके सभी वरिष्ठ नेता भी आते हैं और हमको अपना सुझाव भी देते हैं, अपनी सलाह भी देते हैं, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है, उस यात्रा में जाकर जोशीमठ को अलग तरीके से जो प्रस्तुत करने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। इससे राज्य की छवि खराब करने का भी प्रयास हुआ है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च जो हमारा नेतृत्व है, उनको हमने आश्वस्त किया है। विशेषज्ञ संस्थाओं की अंतिम रिपोर्ट जोशीमठ में आएगी और उनकी रिपोर्ट आते ही जो भी एक कंपाइल रिपोर्ट बनेगी, एनडीएमए उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद जोशीमठ का जो सबसे अच्छा पुनर्वास हो सकता है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ आपदा को लेकर गठित कमेटी की बैठक हुई है। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। जोशीमठ में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर यहां पर चर्चा की गई। हाई पावर कमेटी की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जमीन और मकान के बदले पूरा मुआवजा तय होगा। 100 वर्ग मीटर में सरकार मकान बना कर देगी। जो प्रभावित जमीन चाहती है उन्हें जमीन दी जाएगी। जो परिवार मुआवजा चाहता है उन्हें मुआवजा मिलेगा। 75 वर्ग मीटर में डुप्लेक्स घर बनाकर दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा CPWG के मानकों के तहत मिलेगा। तो यहाँ पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जो भी प्रभावित मकान चाहते हैं उन्हें मकान दिया जाएगा, और जो चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, और जो भी प्रभावित जमीन चाहते हैं उन्हें जमीन दी जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई इस बैठक में। जिलाधिकारी के यहाँ से जो एक प्रस्ताव आया था और काइंड ऑफ सहमति से कि ये इस लाइन पे हमें चलना है, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों पे ऑप्शन पे चर्चा हुई और सैद्धांतिक रूप से समिति द्वारा सहमति दी गई कि ये ठीक है और इसको कैबिनेट में ले जाया जा सकता है। हाँ, 3 ऑप्शन है। पहला विकल्प ये है कि भूस्वामियों को, प्रभावी जो भूस्वामी हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट में भूमि की कीमत और भवन की कीमत वो दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ज़मीन दें उनको 100 वर्ग मीटर। अगर मान लीजिए कि किसी को 200 वर्ग मीटर का ज़मीन था जिस पे घर उनका था, तो हम 100 वर्ग मीटर उनको ज़मीन देंगे और भवन बनाने के लिए जो जिनका भवन जहाँ पर था उसका कितना स्क्वायर मीटर, कितना एरिया, उसके हिसाब से उनको पैसे देते हैं और वो खुद घर बना लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम घर बनाकर भी हम देहरादून से खबर है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 31 जनवरी रात 12 बजे से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल हम करते रहेंगे, रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसको लेकर बैठक की। हड़ताल के चलते लोग परेशान हो, इस पर भी मंथन किया गया है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। रोडवेज बसों के रूटों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था का फैसला किया गया है। दूसरे राज्यों से भी बसों की संख्या बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बैठक की गई अधिकारियों की तरफ से और कहा गया है कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए। दूसरे राज्यों से भी बसों की संख्या बढ़ाने की बात यहाँ की गई। आदेश के क्रम में हमारे द्वारा सभी ऐसे जो बसों के संचालक हैं, साथ में यूनियनों से वार्ता करी गई और हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे मार्ग जहां पर कि रोडवेज एवं प्राइवेट दोनों साथ साथ चलते हैं, वहां पर प्राइवेट संचालकों से कहा गया है कि अपने बसों की संख्या बढ़ा दें ताकि रोडवेज की जो कमी होगी उसको पूरा कर दें, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा हामी भरी गई है। खबरों में आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत चीन सीमा वाले क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी से कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि माणा बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सड़क से सेना और आईटीबीपी के जवानों की आवाजाही सरहद की तरफ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के चलते बीआरओ को अलर्ट कर दिया गया है। भारी बर्फबारी और -15 डिग्री टेम्परेचर में बीआरओ के जवान और मजदूर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं।
नीति बॉर्डर की सड़क और माणा पास की बॉर्डर पर बंद सड़क को भी भारी बर्फबारी के बाद खोल दिया गया। माणा बॉर्डर का जो मुख्य सड़क से बर्फ हटाने का कार्य है वो अभी भी वहां पर जारी है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार बर्फबारी, ऐसे में मोटी चादर वहां पर देखिए बर्फ के बिछ चुकी है और बुलडोजर के जरिए इन बर्फ को हटाने का काम यहां से किया जा रहा है, सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उधर रुद्रप्रयाग में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। तो निचले इलाकों में बारिश देखी जा रही है और जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। ऐसे में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो और वहां पर बढ़ चुकी हैं। लगातार बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है लोगों के लिए कि आप अपने घरों में रहें, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर बाहर निकलने से आप लोग बचें, क्योंकि लगातार बारिश बर्फबारी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, मुसीबतें वहां पर लोगों की बढ़ा रही हैं। खासतौर पर आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ रहा है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर क्योंकि बर्फ पड़ रही है, तस्वीरें आपके सामने। जनपद में ही सुबह से ही लगातार बारिश जारी है। उच्च हिमालय की बात करेंगे तो लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वर ऐसे ऊंचाई वाले स्थान हैं जहां पर लगातार देर रात से बर्फबारी जारी है। तो निचले क्षेत्रों में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदलते हुए लगातार आप देख सकते हैं कि मौसम की करवट बदलते के चलते अभी भी बारिश जारी है। बारिश भी काफ़ी मोटी हो रही है। इस बारिश का लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस साल शुरुआत से ही कम बारिश जनपद में हुई है, जिस कारण जो फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब जाके बारिश हुई तो जो कृषक है, काश्तकार है, उनके चेहरों पे मुस्कान देखने को मिल रही है। सुबह से ही लगातार बारिश का क्रम जारी है। बारिश का कारण जो है बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।